स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। हमारा ये शो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं। उस दौर के लोगों के किस्से, कहानियां, फिल्मों से जुड़ी बातें आप तक पहुंचाता हूं। ये उस दौर की बात है जब ना टीवी था ना ट्विटर था, और कुछ मैगजीन को छोड़ दें तो और कोई साधन भी नहीं था। आपको पता चले कि आपकी फिल्मी दुनिया के सितारों की जिंदगी में क्या हो रहा है, किसका अफेयर किससे चल रहा है, किसकी फिल्म के सेट से कौन भाग गया है, किसको हीरो बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े। इसी वजह से आज भी न जाने उस सुनहरे दौर की कितनी कहानियां अनजानी हैं, अनकही हैं। हमारी एक कोशिश है जो आपके मान और प्रेम की वजह से इस कोशिश में हम कामयाब हुए हैं। आज के हमारे शो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह दो स्टार भाइयों के बीच तीसरे भाई ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल किया। क्यों एक फिल्म की शूटिंग के दौरान शबाना आजमी रो पड़ी और उन्हें चुप कराने की जगह शशि कपूर ने उल्टा उन्हें डांट दिया। इसके अलावा आज मैं आपको उस एक सिंगर के बारे में भी बताऊंगा जिसके नाम से न सिर्फ उनकी फिल्में बिका करती थी, गानों के रिकॉर्ड्स बिका करते थे, बल्कि उस महान सिंगर के नाम पे मछली बाजार में मछलियां तक बिकती थी। ये कौन थी सिंगर? ऐसी ही कुछ रोचक कहानियों के साथ आज की महफिल सजेगी। जनाब, एक वक्त वो था जब दुनिया गोल्डी आनंद उर्फ विजय आनंद को जानती थी, चेतन आनंद और देवानंद के छोटे भाई के रूप में। तो विजय आनंद साहब ने सोचा कि बड़े भाइयों की छत्र छाया में कब तक पलूंगा, मुझे अपना नाम रोशन करना है, अपने आप को एस्टैब्लिश करना है। तो जुट गए मुकाम बनाने में। बॉम्बे के सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई की थी, उसके बाद थिएटर ज्वाइन किया। थिएटर में काम करते हुए स्क्रिप्ट भी लिखने लगे, डायरेक्ट भी करने लगे, और कुछ वक्त के बाद थिएटर करने के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई चेतन आनंद को एज एन असिस्टेंट ज्वाइन कर लिया। लेकिन मन में एक ख्वाहिश थी कि अपना कुछ कर दिखाऊं, मेरा नाम हो। हर बार ये सुनने को नहीं मिले, अरे ये चेतन और देव का भाई है। तो एक बार जब गोल्डी साहब बड़े भाई चेतन आनंद को असिस्ट कर रहे थे तो उनके दिमाग में एक फिल्म का कॉन्सेप्ट आया, और ये वो चाहते थे कि कॉन्सेप्ट बड़े भाई देव साहब सुने और उन्हें फिल्म को डायरेक्ट करने का मौका दें। विजय आनंद जी ने, उनको सब लोग प्यार से गोल्डी कहते थे, फिल्म की स्क्रिप्ट पे काम किया, और जब कहानी और स्क्रिप्ट बनकर तैयार हो गई तो उन्होंने फिल्म के सेट पर कुछ खास लोगों को कहानी सुनाई। सबको स्क्रिप्ट और कहानी बहुत अच्छी लगी, और उनमें से बहुत सारे लोगों ने देव साहब को भी कहा कि गोल्डी की स्क्रिप्ट में दम है, आपको एक बार स्क्रिप्ट सुनना चाहिए। लेकिन देव साहब का ऐसा सोचना था कि गोल्डी अभी छोटा है, कुछ साल के बाद जब मौका आएगा तो जरूर उसको चांस दूंगा। लेकिन छोटे के अंदर भी एक जोश था कि एक बार भाई साहब किसी तरह से सुन लें तो मैं कन्विंस कर दूंगा कि मैं फिल्म बना सकता हूं। तो गोल्डी साहब ने एक दिन ये कहानी, पूरी स्क्रिप्ट देव साहब के कैमरामैन वी रात्रा को सुनाई। रात्रा साहब को भी स्क्रिप्ट में बहुत दम लगा। उन्होंने देव साहब से रेकमेंड किया कि देव, तुम गोल्डी की उम्र पर मत जाओ, उसकी स्क्रिप्ट में दम है, तुम सुन लो और एक मौका दो। अच्छा, रात्रा साहब बहुत सीनियर आदमी थे, तो देव साहब को लगा कि अब सुन लेना चाहिए। उन्होंने गोल्डी साहब को बुलाया, कहा देखो मैं महाबलेश्वर जा रहा हूं, तुम्हारी वो स्क्रिप्ट मुझे दे दो, मैं रास्ते में पढ़ लूंगा। तो गोल्डी साहब ने कहा कि नहीं भाई साहब, ऐसा है कि ये मेरी पहली स्क्रिप्ट है और मैं चाहता हूं कि मैं खुद आपको नरेट करूं, अगर आपको जचे तो आपके साथ चलूं, तो आपका जो इंस्टेंट रिएक्शन होगा मुझे पता पड़ जाएगा, यस और नो। देव साहब ने कहा अच्छा चलो। गाड़ी में बैठे और गाड़ी महाबलेश्वर की तरफ बढ़ गई। रास्ते में विजयानंद साहब ने देवानंद साहब को कहानी सुनानी शुरू की। जैसे जैसे सीन आगे बढ़ते गए वैसे वैसे देव साहब की उत्सुकता बढ़ती चली गई छोटे भाई की स्क्रिप्ट में, और पूरा ध्यान तवज्जो देकर उन्होंने सुना, क्योंकि गोल्डी साहब के नरेशन में इतना दम था
कि गाड़ी कब महाबलेश्वर पहुंच गई, रास्ता कैसे कट गया, देव साहब को पता ही नहीं पड़ा। होटल में पहुंचने के बाद उन्होंने असिस्टेंट को फोन किया और कहा कि जिस फिल्म पर अभी एट प्रेजेंट हम लोग काम कर रहे थे उसे बाद में बनाएंगे, अब वो एक नई स्क्रिप्ट पर काम करेंगे, नई फिल्म बनाएंगे जिसे डायरेक्ट करेगा उनका छोटा भाई गोल्डी उर्फ विजय आनंद। क्या बात है, जोरदार तालियां विजय आनंद साहब के लिए। गोल्डी साहब की यह पहली फिल्म थी दोस्तों, देवानंद और कल्पना कार्तिक स्टारर सुपरहिट फिल्म 9-2-11। इसके बाद विजय आनंद साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गाइड हो, जॉनी मेरा नाम हो, ज्वेल थीफ हो, तेरे घर के सामने हो, काला बाजार, मास्टर डायरेक्टर। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान शबाना आजमी रो पड़ी और मेकअप रूम में भागकर चली गई। शशि कपूर मेकअप रूम में आए और रोती हुई शबाना को तसल्ली, ढाढ़स या चुप करवाने की जगह उल्टा डांटने लगे। क्यों डांटने लगे ये सुनाऊंगा आपको थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। निर्माता सीपी दीक्षित एक रोज शबाना आजमी के पास फिल्म फकीरा की कहानी लेकर गए। शबाना ने स्क्रिप्ट सुनी और फौरन हां कर दिया। उसके बाद उन्हें मालूम हुआ कि इस फिल्म में उनके अपोजिट जिस हीरो को लिया गया है वो कोई और नहीं बल्कि शशि कपूर हैं। तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। यहां मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म फकीरा शबाना आजमी की पहली कमर्शियल फिल्म थी। इससे पहले शबाना आजमी ने पैरेलल सिनेमा या जो आर्ट फिल्म्स जिनको कहा जाता है उन फिल्म्स में काम किया था। जब फकीरा की शूटिंग शुरू हुई तो बारी आई उन पर एक गाना शूट करने की। और हमारी फिल्मों में अगर गाना हो तो थोड़े बहुत ठुमके भी लगाने होते हैं, नाचना होता है, अदाएं दिखानी होती हैं। तो आजकल की और उस जमाने की मसाला फिल्मों की हीरोइन करती हैं, वही शबाना को करना था। अब ये कलाकार, इससे पहले शबाना ने ऐसा कुछ किया नहीं था, इसलिए डांस मास्टर ने जो स्टेप्स बताए वो शबाना आजमी कर नहीं पा रही थी। उन्होंने कभी अपने आप को कभी डांसर माना भी नहीं था। बार बार रीटेक होने लगे, डांस मास्टर इरिटेट होने लगा, डायरेक्टर भी परेशान, शबाना पे प्रेशर बढ़ने लगा, मायूसी छाने लगी, लगने लगा कि ये उनके बस की बात नहीं है। हर स्टेप के बाद कॉन्फिडेंस जाता रहा और एक पॉइंट पर आकर शबाना टूट गई, पूरी तरह हताश हो गई, रोने लगी और रोते रोते सीधे अपने मेकअप रूम में चली गई। इस गाने में शशि कपूर भी थे। शबाना को यूं सेट छोड़कर जाते हुए उन्होंने देखा, अजीब सा लगा उन्हें, और वो भी शबाना के पीछे पीछे शबाना के मेकअप रूम में पहुंचे। जैसे ही शशि कपूर ने पूछा कि तुम यूं रोते हुए क्यों आ गई, तो शबाना उनके सामने और जोर से फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते बताया कि वो ये डांस नहीं कर सकती और मैं पूरी तरह से टूट गई हूं, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई और मैं रो पड़ी। अब शबाना ये सोच रही थी कि शशि साहब थोड़ा सिंपैथाइज करेंगे, हमदर्दी बताएंगे, हौसला अफजाई करेंगे, लेकिन शशि कपूर तो उल्टा शबाना पर गुस्सा होते हुए बोले, ये सब उस दिन क्यों नहीं सोचा था जब हीरोइन बनने का फैसला किया था? तब ख्याल नहीं आया कि हीरोइन को नाचना और गाना भी पड़ता है। अब आंसू बंद करो और चुपचाप सेट पर आके अपने डांस की प्रैक्टिस करो। स्टॉप क्राइंग, गो बैक टू द सेट, ये डांस के स्टेप्स की रियाज करो और तब तक करती रहो, जुट जाओ पूरी तरह से, जब तक कि पूरी तरह से सीख ना लो। शशि कपूर को इस तरह भड़कते देखकर शबाना आजमी और ज्यादा घबरा गई, चुप हो गई एकदम, जैसे मुंह पे ताला लग गया हो। रोना बंद हो गया। शशि जी बड़े गुस्से से देख रहे थे। उसके बाद धीरे से बोले, चलो, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम एक बार हिम्मत जुटा लोगी तो ये सब कर पाओगी। अपने आप पर भी विश्वास रखो, घबरा कर कभी
भाग कर मत आना। ये कहकर शशि जी बाहर निकल गए। शबाना ने अपने आप को संभाला और शशि कपूर की बातों को सोचा, जिन बातों ने उनका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस लौटा दिया था। एक नई हिम्मत और ऊर्जा के साथ वो बाहर आई, सेट पे पहुंची, डांस के स्टेप्स की प्रैक्टिस की और आप ताज्जुब करेंगे, कुछ देर की रिहर्सल के बाद पूरा कंसंट्रेशन चाहिए था, गाना ओके हो गया, डांस ओके हो गया। दादा मुनि अशोक कुमार जी 1 जनवरी को कभी शूटिंग नहीं किया करते थे, लेकिन एक बार धर्म जी के कहने पर मान गए। मगर उन्होंने धर्मेंद्र से कहा, देख मैं तेरे लिए ही कल शूटिंग कर रहा हूं, इसलिए आज रात की न्यू ईयर पार्टी में दारू वारू मत पी लेना, समझे तू? धर्म जी ने कहा बिल्कुल नहीं पीऊंगा। क्या हुआ उसके बाद? सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। बात उन दिनों की है जब धर्मेंद्र ममता फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी कलकत्ता में, साथ में अशोक कुमार जी भी थे और दिन था 31 दिसंबर का। समझे आप? और धर्म जी को अपनी एक और फिल्म के लिए, हकीकत के लिए लद्दाख पहुंचना था। इसलिए वो चाहते थे कि 1 जनवरी को भी शूटिंग खत्म करके वो निकल जाए लद्दाख। मगर एक प्रॉब्लम ये थी कि दादा मुनि 1 जन को कभी शूटिंग नहीं करते थे। धर्म जी उनके पास गए, उनसे रिक्वेस्ट की कि दादा प्लीज एडजस्ट कर लीजिए, आप कल कर लीजिए, तो मुझे वहां पहुंचना है। दादा मुनि ने कहा कि यार मैं 1 जनवरी को काम नहीं करता हूं, पॉसिबल नहीं है। धर्म जी पीछे पड़ गए। जाट जब पीछे पड़ जाए तो फिर आप क्या कर लोगे? इतने सीनियर दादा मुनि को धर्म जी ने मना ही लिया। दादा मुनि मान गए, लेकिन बोले देख मैं तेरे लिए अपना रूल तोड़ रहा हूं, इसलिए कल 1 जनवरी को टाइम पे आ जाना सेट पर। आज रात 31 की पार्टी वार्टी में मत उलझ जाना, कोई दारू नहीं पिएगा, 1 पैक भी नहीं। और धर्म जी ने कहा दादा मैं बिल्कुल कुछ नहीं, कोई पार्टी वार्टी नहीं, बस सीधा जाकर होटल में सो जाऊंगा और करेक्ट टाइम के ऊपर 1 जनवरी को सेट पे पहुंच जाऊंगा। तो धर्म जी होटल पहुंचे, फ्रेश हुए और लुंगी वुंगी पहन ली, खाना वाना खा लिया, बिल्कुल कि सोने की तैयारी है अपने स्वेट में। फिर अचानक उन्हें ख्याल आया कि यार आज 31 दिसंबर की रात है, नीचे लोग बड़ा सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपन दारू वारू कुछ नहीं पिएंगे, नीचे चलकर देख तो आए कि क्या रौनक लगी हुई है, क्या हो रहा है। लुंगी कुर्ते में ही नीचे बार में जश्न का माहौल देखने पहुंच गए। वेटर ने बोला कि सर टाई वगैरह पहन के अंदर जाइए। धर्मेंद्र जी बोले कि यार जाना नहीं, बस यूं ही देखने आया हूं मैं, तो यहाँ की रौनक क्या है, मैं तो अभी जाके सो जाऊंगा फटाफट। इतने में बार में जो पार्टी चल रही थी, जो रौनक लगी हुई थी, लोगों ने देख लिया और चिल्ला पड़े, ओ धोरम बाबू आए क्या है, और धर्म जी को अंदर खींच लिया। किसी ने वही कुर्ते पजामे के ऊपर लुंगी कुर्ता पहने हुए थे, झट से उन्हें किसी व्यक्ति ने अपने गले से टाई उतारकर उनके गले में टाई पहना दी, किसी ने उसी कुर्ते के ऊपर कोट पहना दिया और धर्म जी को जबरदस्ती पिलाना शुरू कर दिया। कभी कोई 1 गिलास देता तो कभी कोई दूसरा। इस तरह एक के बाद एक धर्म जी को न जाने कितने गिलास ना चाहते हुए भी गटकने पड़ गए और पीते पिलाते रात के 3 बज गए। पार्टी जब खत्म हुई तो धर्म जी को बहुत चढ़ चुकी थी, लेकिन अपनी इस हालत में भी सोच रहे थे कि अब कल की शूटिंग कैसे होगी। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं वापस होटल के कमरे में जाके सोता हूं तो डेफिनेटली कल सही टाइम पे पहुंच नहीं पाऊंगा, इसलिए एक काम करता हूं, रात को ही चल के स्टूडियो के मेकअप रूम में सो जाता हूं। और तड़के सवेरे 4 बजे धर्म जी स्टूडियो पहुंचकर मेकअप रूम में सो गए। सवेरे सही टाइम के ऊपर 9 साढ़े 9 बजे के करीबन यूनिट वाले पहुंचे। दादा मुनि करेक्ट टाइम पे पहुंच गए। आते ही उन्होंने पूछा धर्म आ गया क्या? असिस्टेंट बोला कि साहब धर्म जी तो सवेरे 4 बजे से आ गए। दादा मुनि ये सुनकर बहुत खुश हुए और बोले कि देखो बॉम्बे के हीरो वक्त के कितने पाबंद होते हैं। लेकिन जब धर्म जी दादा मुनि के सामने सेट पर पहुंचे तो उनका सर रात के नशे के कारण
बहुत दुख रहा था, जबरदस्त हैंगओवर था, आंखें नशे में झूम रही थी। लेकिन बगैर किसी को बताए वो दादा मुनि के साथ शॉट देने के लिए कैमरे के सामने खड़े हो गए। अब उनके पैर तो हिल रहे थे और ऐसी हालत में थोड़ी देर में वो सीधे लड़खड़ाते पैरों के साथ दादा मुनि की गोद में जाकर और उनसे हाथ जोड़कर बोले, दादा आज मुझसे नहीं हो रहा है। दादा मुनि बोले कि यार मैंने तुझसे कल ही कहा था रात को शराब मत पीना, लेकिन तू माना नहीं, चल जा थोड़ा आराम कर ले, फ्रेश होकर काम करेंगे। और धर्म जी को दादा मुनि ने जाके सुला दिया और दादा मुनि ने दोपहर तक धर्म के होश में आने का इंतजार किया, फिर उनकी शूटिंग करवाकर उन्हें लद्दाख जाने के लिए फ्री कर दिया। मुझे दुनिया वालों शराबी ना समझो, मैं पीता नहीं हूं, पिलाई गई है। एक ऐसी गायिका जिसके नाम से बॉम्बे में मछलियां बिका करती थीं, और अगर उनके गीत फिल्म में नहीं तो लोग बिना फिल्म देखे ही फिल्म को फ्लॉप घोषित कर दिया करते थे। कौन है वो गायिका, आकर बताता हूं। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज तक हमने सुना है कि सिंगर का जब नाम हो जाता है तो उसके नाम से उसकी फिल्में बिकती हैं, गाने की सीडी बिकती हैं, कैसेट्स बिकते हैं और तो और शोज बिकते हैं। मगर क्या आपने कभी सुना है कि किसी सिंगर के नाम से मछली बाजार में मछलियां बिकती हों? आज सुनाता हूं ऐसी ही एक महान गायिका की कहानी। 60s और 70s के हिंदी सिनेमा में 2 फीमेल सिंगर्स के नाम का डंका बजता था। ये 2 नाम ऐसे हैं जिनके नाम का डंका तो आज भी बजता है। बता सकते हो? लता मंगेशकर, आशा भोसले। और कौन है? मोस्ट वर्सेटाइल सिंगर आशा भोसले। जनता के दिलों में भी राज किया है उन्होंने। गानों के रिकॉर्ड्स लोग बहुत खरीदा करते थे। उनके नाम से लाइव शोज में हाउसफुल हो जाया करता था। कुछ लोग तो उनकी आवाज के इतने मुरीद थे कि वो फिल्म सिर्फ देखने इसलिए जाते थे कि इस फिल्म में आशा भोसले के गाए हुए गाने हैं। लेकिन इस तरह की पॉपुलैरिटी एक सिंगर, एक स्टार के लिए नॉर्मल बात है। लेकिन एक अनोखी पॉपुलैरिटी भी उनके लिए देखने को मिलती थी। पॉपुलैरिटी पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ महाराष्ट्र के मछली बाजार तक पहुंच गई थी। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, मगर यह सच है कि महाराष्ट्र के कुछ मछली बाजारों में, फिश मार्केट में मछलियां बेचने वाली औरतें मछली बेचते समय कहती थी, मच्छी गया, आशा भोसले नावान मच्छी गया, जिसका हिंदी में मतलब होता है मछली खरीद लो, मछली लो, आशा भोसले के नाम पर मछली खरीद लो। मच्छी गया, आशा भोसले नावान मच्छी गया। ये सब मछली बेचने वाली औरतें रोज की बेची हुई मछली से मिलने वाले पैसों में से कुछ पैसे आशा भोसले के नाम इकट्ठे किया करती थी और बाद में इन्हीं पैसों से आशा भोसले के कॉन्सर्ट के टिकट खरीदकर उनके शोज देखने भी जाया करती थी। म्यूजिक लवर, ट्रू म्यूजिक लवर्स। ऐसा था आशा ताई का जलवा। आशा जी जैसी महान शख्सियत को प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि दीदी, आपकी आवाज में तब भी वही जलवा था, अब भी वही जलवा है और ताउम्र ऐसा ही जलवा रहेगा। हमारे प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और बस ऐसे ही बनी रहें। आपका आशीर्वाद हम सबके ऊपर। जिस जमाने में एक गीतकार को, राइटर को एक गाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए मिला करते थे, उस जमाने में राज कपूर ने मजरूह सुल्तानपुरी को एक गीत के लिए दिए 1000 रुपए। इतनी बड़ी रकम राज कपूर ने किस गीत के लिए दी और क्यों दी, ये किस्सा सुनाऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अब बात करते हैं उस दौर की जब भारत आजाद नहीं हुआ था। आजादी की पुकार बड़े जोरों पर थी। हर कोई अपने अपने ढंग से लड़ रहा था, कुछ ना कुछ कर रहा था। इसी दौर में प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट नाम से लंदन में एक पार्टी का निर्माण किया गया, जिसका काम था भारत से बड़े बड़े लेखकों को इकट्ठा करना और उनसे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध गाने या गजल लिखवाकर मुशायरों में सुनवाना।
इसी पार्टी के एक एक्टिव मेंबर थे मजरूह सुल्तानपुरी। मजरूह साहब भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ कविताएं लिखते थे, मुशायरों में पढ़ा करते थे, और यहीं पे उनके संबंध फिल्मी दुनिया से जुड़े कुछ लोगों के साथ भी हो गए थे। इन लोगों में से एक नाम था राज कपूर का। राज कपूर ने अपनी पहली फिल्म में मजरूह से एक गीत लिखने का अनुरोध किया था। तब मजरूह साहब ने उन्हें एक गीत लिख कर दिया, मगर पैसे नहीं लिए। मजरूह साहब ने राज कपूर साहब से कहा कि यह मेरी तरफ से आपको आपकी पहली फिल्म के लिए तोहफा है। यह बात राज कपूर कभी भूले नहीं, और अब उन्हें इंतजार था उस वक्त का जब वो ये जेस्चर वापस कर सके, और यह मौका जल्दी ही आ गया। देश आजाद हुआ। मजरूह साहब को उसकी खुशी तो थी, लेकिन इस बात का बहुत गम, शोक और दुख था कि देश का बंटवारा हो गया, और उन्होंने अपने इसी दुख गम को कलम के जरिए सबके सामने पेश किया। देश और हुकूमत का विरोध कविताओं में करना शुरू कर दिया। मजरूह की कविताओं में लिखी बातों से भारत सरकार और हुकूमत नाराज हो गई। उन्होंने मजरूह सुल्तानपुरी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। कुछ देर छुपे रहे, अंडरग्राउंड हो गए, मगर फाइनली पकड़ लिए गए। जब इस बात का राज कपूर को पता चला तो उन्होंने मजरूह साहब की मदद करनी चाहिए। वो जानते थे कि मजरूह उनसे ऐसे ही पैसे नहीं लेंगे, इसलिए उन्होंने कहा मेरी अगली फिल्म के लिए एक गाना लिख दीजिए। तो मजरूह साहब ने एक गाना लिख दिया, और इस गीत के बदले में राज कपूर ने 1000 रुपए दे दिए। उस जमाने में एक गीत के लिए तकरीबन 250 रुपए मिला करते थे, और यही 250 रुपए उस जमाने में डिप्टी कलेक्टर की तनख्वाह भी हुआ करती थी। इतनी बड़ी रकम देखकर मजरूह साहब समझ गए कि राज कपूर उन्हें यह गीत का मेहनताना नहीं, बल्कि उनके जेल में रहने पर उनके परिवार को जो सहायता चाहिए, जो पैसा चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, वो दे रहे हैं। राज कपूर का यह जेस्चर मजरूह के दिल को छू गया, और वो 2 साल तक जेल के अंदर रहे। तो राज कपूर के दिए यही पैसे उनके परिवार को काम आए। इसी दौरान बेटी का जन्म हो गया था। जब मजरूह साहब जेल से रिहा हुए, तब उन्होंने अपनी कुछ कविताएं राज कपूर साहब को हमेशा के लिए दे दी। जब राज कपूर उन कविताओं के पैसे दे रहे थे, तो मजरूह सुल्तानपुरी हंसकर बोले, इन गीतों का पैसा तो आप मुझे 2 साल पहले ही दे चुके हैं। 2 साल से आपकी ये अमानत मेरे पास पड़ी थी। ये कविताएं मैंने आपके लिए लिखी हुई थी। वापस आकर बताऊंगा मोहम्मद रफी साहब के 2 गीतों के बारे में, लेकिन ये 2 गीत अंग्रेजी भाषा में है। अंग्रेजी में भी गाने गाएं। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। रफी साहब ने हिंदी के अलावा और भी बहुत सारी भाषाओं में गीत गाए हैं। कोंकणी, भोजपुरी, उड़िया, पंजाबी, बंगाली, मराठी, पर्शियन, स्पेनिश, डच, क्रियोल ये भाषा है। जी, क्रियोल जो भाषा है ये मॉरिशस में बोली जाती है, रियूनियन में बोली जाती है भाषा, और इंग्लिश में भी गाने गाए हैं। ये वाकया मैं सुना रहा हूं सलीम के साहब के एक आर्टिकल से, जिसमें हरिन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय जी की धर्मपत्नी ने उन्हें सारा वाकया सुनाया था। सुनिए, रफी साहब को अंग्रेजी में गाने का मौका तब मिला जब फ्रीडम फाइटर एक्टर हरिन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय अंग्रेजी में लिखते थे और गीतकार होने के साथ साथ अभिनेता भी थे। जो जिन्होंने बावर्ची में दादाजी बावर्ची में दाया, वो एक प्राइवेट एल्बम के लिए गाना रिकॉर्ड करना चाहते थे। गाने का प्रस्ताव लेकर आए रफी साहब के पास कि आपको अंग्रेजी में गाना गाना है। उनके साथ शंकर और जयकिशन भी थे, उनका म्यूजिक था। रफी साहब ने जब ये सुना कि दादा हरिन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय उनसे अंग्रेजी में गाना गवाना चाहते हैं, तो उन्होंने दादा से कहा, दादा मैं गा ही नहीं पाऊंगा, मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। दादा ने कहा, अंग्रेजी की चिंता तुम मत करो, उसमें मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, तुम बस हाँ करो। रफी साहब ने हाँ कर दिया और रोज अपना हारमोनियम लेकर हरिन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय के घर पहुंच जाते, गानों की प्रैक्टिस करते, शब्दों को कैसे प्रोनाउंस करना है ये सब सीखते। हरिन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय उनकी इस लगन और अंग्रेजी को
सही ढंग से बोलने की कोशिश और तपस्या और जोश को देखकर बहुत खुश हुए। इन गानों के लिए जो धुन बनाई गई थी वो शंकर जयकिशन ने अपने ही बनाए 2 गानों से ली थी। दोनों गानों की रिकॉर्डिंग बहुत बढ़िया हुई। हरिनाथ चट्टोपाध्याय से लेकर शंकर जयकिशन तक सब बहुत खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी हो रही थी रफी साहब को, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अंग्रेजी गाने को इस तरह फटाफट गा जाएंगे। थैंक यू कहा इस बात के लिए कि दादा आपने मुझे मौका दिया है, मैं आपको एक तोहफा देना चाहता, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अंग्रेजी में मैंने गाना गाया है। दादा हरिनाथ चट्टोपाध्याय ने थैंक्स कह के टाल दिया और अगले दिन सुबह एक बड़ा सा पार्सल हरिनाथ चट्टोपाध्याय के घर आया। इस पार्सल में रफ़ी साहब के गाए सारे गानों के रिकॉर्ड्स थे और ये पार्सल भिजवाया था मोहम्मद रफ़ी ने। इस पार्सल को हरिनाथ चट्टोपाध्याय ने वापस ये कहकर भेज दिया कि उन्हें ये नहीं चाहिए, अगर रफ़ी उन्हें सचमुच कुछ देना चाहते हैं तो उनके घर आकर उनका पसंदीदा गीत सुना दें। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। जैसा हुक्म हुआ था वैसे ही रफ़ी साहब अपना हारमोनियम लेकर दादा के घर पहुंचे और सुनाया चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। हरिनाथ चट्टोपाध्याय की पत्नी बताती हैं कि हरिनाथ चट्टोपाध्याय जी इस गीत और रफ़ी की आवाज़ के इतने मुरीद थे कि रफ़ी की आवाज़, उसका प्रेम देखकर गीत सुनते सुनते उनकी आंखें भर आईं। और जब तक गीत रफ़ी साहब गाते रहे हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ज़ारो कतार रोते रहे। आप अपने सुझाव भेजें, हमारा नंबर है 55454, उस पर लिखें बिग स्पेस सुहाना सफ़र। आपके रिस्पॉन्स का हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।